गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसी फिजिक्स क्लास एज में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में और सुपर कंडक्टिविटी अति चालकता के बारे में। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल। तो आप पहला सवाल तो कि सर ये सेल होता क्या है, तो देखो सेल की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दी जाती है कि सेल एक डिवाइस है। डिवाइस मतलब सेल एक युक्ति है जो क्या काम करती है। सेल काम करता है कि ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। किस में करता है? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो सेल एक युक्ति है जो क्या करता है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो सेल की डेफिनेशन क्या हो गई कि सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। जो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि सर ये फिर बैटरी क्या होती है, क्योंकि कभी कभार कंफ्यूजन रहता है बच्चों के मन में कि सर सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, सेल और बैटरी में मोस्ट ये डिफरेंस है कि सेल तो एक सिंगल डिवाइस है। सेल क्या है? सेल एक सिंगल डिवाइस है, जबकि जो बैटरी होती है ना वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी सेलों का जो संयोजन होता है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बैटरी। तो अब तक हमने दो चीजें पढ़ी है। सेल क्या है कि सेल एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है? विद्युत ऊर्जा में। बैटरी क्या होती है? बैटरी होती है सेलों का संयोजन। बहुत सारे सेलों को अगर आप मिला दो तो वो जो युक्ति बनेगी वो क्या कहलाएगी? बैटरी कहलाएगी। अब जो हमारा ये पहला टॉपिक हो गया, इसकी डेफिनेशन हो गई। दूसरा टॉपिक क्या हो गया कि बैटरी क्या होती है। और जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है कि साइन ऑफ सेल। साइन ऑफ सेल का मतलब है कि सेल का चिन्ह क्या होता है। तो सेल का चिन्ह, यानी सेल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो देखिए, जो सेल का साइन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट क्या है? बी है। ये इसका प्लस सिरा होता है, ये इसका क्या होता है? माइनस सिरा। प्लस सिरे को आप बड़ी लाइन से दर्शाते हैं और माइनस सिरे को छोटी लाइन से दर्शाते हैं। इसको बोला जाता है स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब होता है आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ जो स्मॉल आर है वो किसको बता रहा है? वो बता रहा है आंतरिक प्रतिरोध को। और जो सेल होता है उस जो यहाँ पे इसका जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके सिरों पे होती है टर्मिनल वोल्टेज। इस पोर्शन को बोला जाता है वी। वी यानी टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता को किससे रिप्रेजेंट करोगे? वी से। तो जो सेल का सिग्नेचर होता है, जो साइन होता है, वो कुछ इस प्रकार होता है कि इसमें आप प्लस माइनस का साइन बनाओगे। प्लस वाले साइन को बड़ा रखोगे, माइनस वाले साइन को छोटा रखोगे। और यहाँ पे एक होता है इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है आंतरिक प्रतिरोध। और इसके सिरों के मध्य जो वोल्टेज होती है उसको क्या बोला जाता है? टर्मिनल वोल्टता। तो आज के बाद जब भी फिजिक्स में सेल की बात आए तो वहां पे हमेशा आप इस प्रकार का चिन्ह बनाओगे। ये सेल को डोनेट करने का तरीका है। तो ये हो गया सेल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल वोल्टता क्या है, ये अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो सेल क्या होता है कि सेल क्या करता है? केमिकल एक ऐसी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। बैटरी क्या होती है? सेलों का संयोजन क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। और जो सेल का प्रतीक चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। उसमें एक तो होता है ईएमएफ, जिसको बोला जाता है विद्युत वाहक बल। एक होता है आंतरिक प्रतिरोध, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होती है टर्मिनल वोल्टता, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल वी से। आगे देखिए, अब जो नेक्स्ट है वो है टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल हिंदी क्या हो गई कि सेलू के प्रकार। कि भाई सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो जो सेल होते हैं वो मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट होता है उसको बोला जाता है प्राइमरी सेल। क्या बोला जाता है? प्राइमरी सेल। जो सेकंड होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी की हिंदी क्या हो जाएगी? प्राथमिक सेल। सेकेंडरी की हिंदी क्या हो जाएगी?
द्वितीयक सेल। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल को हिंदी में बोला जाता है प्राथमिक सेल, और सेकेंडरी को क्या बोला जाता है? द्वितीयक सेल। तो देखिए क्या क्या करते हैं। तो ए पॉइंट, जो प्राइमरी, अब सेल का काम क्या है? सेल का पहला काम तो यही है कि ये रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। तो पहला तो काम यही हो गया कि ये कन्वर्ट करता है, किसको किस में बदलता है? ये रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। अब बी पॉइंट क्या है इसका? बी पॉइंट ये है कि इन सेलों को आप पुनः आवेशित नहीं कर सकते, यानी एक बार काम में लेने के पश्चात इन सेलों को आपको फेंकना ही पड़ता है, आप इनको चार्ज नहीं कर सकते। अर्थात ये अगर एक बार डिस्चार्ज हो गए तो पुनः इनको चार्ज नहीं किया जा सकता। तो तीसरी बात आप यही लिख दो कि इन्हें एक बार ही काम में लिया जा सकता है, एक बार ही काम में लिया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है इसके? डी में आप एग्जाम्पल लिख दो, जैसे लेक्लांसी सेल है, डेनियल सेल है, ये किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है प्राइमरी सेल के, यानी प्राथमिक सेल के। तो प्राथमिक सेल कौन से सेल हुए? वो सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। तो पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता का मतलब क्या है? ये केवल एक बार ही काम में आते हैं। एग्जाम्पल क्या है? लेक्लांसी और डेनियल सेल। तो अब हम बात करते हैं द्वितीयक सेल की। तो पहला पॉइंट तो यही कि देखो, जो भी सेल होगा वो हमेशा क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा? विद्युत ऊर्जा में। तो पहला पॉइंट तो कि रासायनिक ऊर्जा को ये किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होते हैं ना, वो क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को वापस किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। तो सेकेंडरी सेल की डेफिनेशन क्या हो गई कि वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। तो वो क्या कहलाएंगे? द्वितीयक सेल। यानी रासायनिक से आप विद्युत में तो जाओगे, लेकिन विद्युत को आप फिर किस में कन्वर्ट कर सकते हो? रासायनिक में। इसका मतलब इसका बी पॉइंट क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे तो केवल रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही थी? विद्युत ऊर्जा में, इसलिए इनको आप चार्ज नहीं कर पा रहे थे, बट इनको पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो पुनः आवेशित किया जा सकता है। जब आप पुनः आवेशित करोगे तभी तो विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट होगी? रासायनिक ऊर्जा में। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि इनको एक से अधिक बार काम में लिया जा सकता है, एक से अधिक बार काम में लिया जा सकता है। और जो डी पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे? इसके एग्जांपल्स। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे शुष्क सेल, जिसको बैटरी भी बोला जाता है, और विद्युत अपघट्य सेल, विद्युत अपघट्य सेल। तो क्या डेफिनेशन हो गई सेकेंडरी सेल की, द्वितीयक सेल की? कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है? रासायनिक ऊर्जा में, वो द्वितीयक सेल कहलाते हैं। इनको आप पुनः आवेशित कर सकते हो, इनको एक से अधिक बार काम में ले सकते हो। जो इसके एग्जाम्पल है वो क्या है? शुष्क सेल और विद्युत अपघट्य सेल। हाँ, तो देखिए हमने प्राइमरी सेल पढ़े और सेकेंडरी सेल पढ़े। प्राइमरी सेल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वो सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि इनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। तीसरा क्या पढ़ा कि एक बार ही इनको काम में लिया जा सकता है। और जो इसके एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं लेक्लांसी, डेनियल और शुष्क सेल। और सेकेंडरी की डेफिनेशन कि वो सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा को, और विद्युत ऊर्जा को वापस किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। पुनः आवेशित किया जा सकता है, एक से अधिक बार काम में लिया जा सकता है। और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं शिक्षा संचायक सेल, यानी जिसको बैटरी बोला जाता है, और एक क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य सेल। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत वाहक बल। तो अब हम तीनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक तो ईएमएफ विद्युत वाहक बल की, एक टर्मिनल वोल्टेज V की, और एक आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r की। तो देखिए क्या क्या होते हैं। तो जो विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन ऐसे दी जाती है कि जब सेल खुले परिपथ में हो, किस में हो? खुले परिपथ में हो, अर्थात सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है, कोई धारा नहीं ली जाती है, तो सेल के इलेक्ट्रोड्स के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है? विद्युत वाहक
बल कहलाता है। तो क्या डेफिनेशन दी कि जब सेल खुले परिपथ में हो। खुले परिपथ में होने का क्या मतलब है कि सपोज दैट आप मार्केट से कोई बैटरी लेकर आए या सेल लेकर आए, उसके ऊपर अगर लिखा हुआ था कि ये 5 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी है, तो जो आप मार्केट से लेकर आते हो और उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है ना, उसको आप हमेशा क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल। क्यों बोलोगे? क्योंकि डेफिनेशन क्या दी कि जब सेल खुले परिपथ में हो अर्थात सेल से कोई धारा नहीं ली जाती, तो जब आप मार्केट से उसको घर पे लेकर आ रहे हो तो क्या आप रास्ते में उससे धारा थोड़ी ना ले रहे हो, आप उससे किसी भी प्रकार की कोई धारा नहीं ले रहे हो। तो उस टाइम उसके ऊपर जितनी वोल्टेज लिखी होती है ना, चाहे 5 वोल्ट हो, 3 वोल्ट हो, 10 वोल्ट हो, 20 वोल्ट हो, तो ये जो होती है वो क्या कहलाती है? ईएमएफ। अब आप कहोगे कि सर आपने तो यहाँ पे लिखा है कि विद्युत वाहक बल और परिभाषा में आपने लिखा है कि उत्पन्न विभवांतर। तो भाई आपने लिखा तो विद्युत वाहक बल है, इसको विभवांतर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि देखो जब इसको विद्युत वाहक बल बोला गया, ये बहुत पुराने टाइम की बात है, तो उस टाइम उनको पता नहीं था कि भाई पोटेंशियल होता है सेल के दोनों। एक बार देखो विभवांतर क्यों बोलते हैं, विभव क्यों नहीं बोलते, तो मैं थोड़ा सा आपको विभव और विभवांतर बताता हूँ कि क्या तो विभव की परिभाषा होती है और क्या विभवांतर होता है। तो देखो विभव की डेफिनेशन हम कुछ इस प्रकार देते हैं कि आपको चार्ज को कहां से लाना है, इंफिनिटी से किसी फील्ड के अंदर लेकर आते हो, तो जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो विभव की डेफिनेशन में आप क्या करते हो, किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी फील्ड के अंदर लाते हो। और विभवांतर की डेफिनेशन आप क्या देते हो कि फील्ड के अंदर ही किसी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर अगर आप भेज दो तो वो क्या कहलाता है? विभवांतर। तो विभव की डेफिनेशन तो होती है कि चार्ज को आप इनफाइनाइट से लेकर आओगे और विभवांतर में आप फील्ड में ही एक चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आओगे। तो आपने अगर सेल देखा होगा तो सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को एनोड बोला जाता है और एक को क्या बोला जाता है? कैथोड बोला जाता है। एक पे प्लस होता है और एक पे क्या होता है? माइनस होता है। तो आप जब इसको कनेक्ट करोगे किसी परिपथ में तो देखो यहाँ करंट फ्लो होगा, यानी चार्ज कहां से मूव करेगा? एनोड से कैथोड पे जाएगा, कैथोड से किस पे आ जाएगा? एनोड पे आ जाएगा। तो बताओ हम कहीं पे भी चार्ज इनफाइनाइट से थोड़े लेकर आ रहे हैं, हम तो भाई देखो एक क्षेत्र में ही तो यहाँ से यहाँ ही तो चला रहे हैं। तो विभवांतर की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी फील्ड के अंदर किसी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या बताता है? विभवांतर। इसलिए देखो सेल में होता क्या है कि यहाँ से चार्ज मूव करेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो एक कंप्लीट सर्किट हो गया। तो यहाँ पे क्या बनने लग जाएगी? करंट बनने लग जाएगी। देखो चार्ज को आप एक फील्ड में ही तो ले जा रहे हो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? विभवांतर। एक्चुअल में ये है विभवांतर, लेकिन जो पुराने जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने सोचा कि इस इलेक्ट्रॉन पे बल लग रहा है और बल के कारण ये कहां पर पहुंच रहा है? इस सिरे पर पहुंच रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? विद्युत वाहक बल। तो इसको ऐतिहासिक कारणों से पुराने टाइम से इसको विद्युत वाहक बल ही नाम दिया गया है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल ही बोलते हैं। एक्चुअल में ये बल नहीं है, ये दिमाग से निकाल देना, ये बल ना होके क्या है? ये है पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर है। मैं बता चुका हूं विभवांतर क्यों है, क्योंकि आप चार्ज को किसी फील्ड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हो और यही किसकी डेफिनेशन होती है? यही होती है विभवांतर की डेफिनेशन। और जो विद्युत वाहक बल होता है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? इससे रिप्रेजेंट करोगे। इसको ई भी बोल सकते हो या एफ साइन भी बोल सकते हो, इसका वैसे कोई फिक्स नाम नहीं है। अब दूसरी बात टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, तो देखिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टर्मिनल वोल्टता क्या होती है। तो विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन आपने क्या दी कि जब सेल खुले परिपथ में हो, तो यहाँ आप क्या बोलोगे कि जब सेल बंद परिपथ में हो। किस में हो? बंद परिपथ में हो, अर्थात जैसे ही बंद होगा तो सेल से क्या फ्लो होने लग जाएगी? धारा। तो जब सेल बंद, जब डेफिनेशन क्या लिखोगे कि जब सेल बंद परिपथ में हो अर्थात सेल से धारा ली जाती है तो सेल के इलेक्ट्रोड्स के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टता। तो विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में डिफरेंस क्या है कि आप मार्केट से अगर कोई बैटरी लेकर आते हो तो अगर उस पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है, 10 वोल्ट लिखा हुआ है, तो वो तो है उसका ईएमएफ। और जैसे ही आप उसको परिपथ से कनेक्ट करते हो, जैसे आप 5 वोल्ट की बैटरी लेकर आए और उससे कोई बल्ब को कनेक्ट कर दिया, तो अब बल्ब क्या करेगा? इसे वोल्टेज गेन करेगा। तो इस टाइम जो उस बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टता। तो विद्युत वाहक बल का मतलब तो है जब सेल खुले परिपथ में हो। तो देखो खुले और बंद का भी आप थोड़ा ध्यान रखना। हम क्या करते हैं नॉर्मल जो हमारी लाइफ होती है उसमें हम अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे ओपन और क्लोज का यहाँ अलग मतलब है और हमारे यहाँ अलग मतलब है। यहाँ देखो ओपन का मतलब क्या है? ओपन का मतलब ऐसे है जैसे सपोज दैट ये कोई हमारे पास एक शेल है, तो ये सेल का एक इलेक्ट्रोड एनोड हो गया, ये क्या हो गया? कैथोड हो गया। अब बताओ इससे किसी भी प्रकार का कोई सर्किट कंप्लीट है क्या? नहीं। तो ये क्या है?
फिलहाल ओपन है। अब इसके साथ अगर आप कोई जैसे मान लो आपने बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो अब देखो ये क्लोज हो गया ना, यहां से चार्ज यहां पहुंचेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार ट्रांसफर होते रहेंगे। तो इस प्रकार देखो ये कंप्लीट सर्किट हो गया ना, तो इसका मतलब तो है बंद, और ओपन का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई कनेक्शन ना हो। तो ईएमएफ का मतलब तो है सेल ओपन सर्किट हो, सेल से धारा नहीं ली जाती है, और जब सेल से धारा ली जाती है तो उस टाइम इलेक्ट्रोड 2 के मध्य जो विभवांतर होता है वो क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टता। और जो आप हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो देखिए सेल के डेफिनेशन, सेल का जो डायग्राम होता है मैं आपको दोबारा समझाता हूं कि सेल में एक तो क्या होता है, एनोड होता है, और एक क्या होता है, कैथोड होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा रहता है, यानी विद्युत अपघट्य पदार्थ यहाँ पे भरे होते हैं। अब आप कहोगे कि सर विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो धारा को क्या होने देते हैं, प्रवाहित, वो कहलाते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ का क्या मतलब हुआ कि इनमें से आप ये आराम से करंट का क्या कर देते हैं, फ्लो करवाने देते हैं, अपने में से करंट का क्या होता जाता है, फ्लो होता जाता है। तो अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे मान लो आपने कोई लोड लगा दिया, लोड का मतलब जैसे कोई बल्ब लगा दिया, तो अब यहां से क्या होगा, अगर ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है, तो करंट हमेशा किधर जाता है, प्लस टू माइनस। तो यहां से देखो करंट का फ्लो कुछ इस प्रकार होगा। तो उसी टाइम क्या होगा कि इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रोलाइट जो मटेरियल है, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे आयन होंगे। तो जैसे ही करंट या इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेंगे, उसी टाइम यहां जो इसके अंदर उपस्थित आयन है ना, वो क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। तो आपको पता है इसमें बहुत सारे आयन है, तो ये आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, टक्कर करते हुए मूव करते जाते हैं। तो जो ये टक्कर होती है, तो जैसे जैसे ये टक्कर करके मूव करेंगे, तो बताओ इनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। और प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है कि धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही तो आप क्या बोलते हो, प्रतिरोध। तो इसे बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक क्यों बोला, क्योंकि यह जो प्रोसेस हो रही है वो सेल के अंदर हो रही है। करंट तो आप सेल के टर्मिनल से बाहर ले रहे हो, लेकिन जो ये आयन है वो इसके अंदर मूव कर रहे हैं, और ये अन्य आयनों से टक्कर करते हुए चलते रहते हैं, जिसके कारण इसके मार्ग में क्या होता है, अवरोध उत्पन्न होता है। इसको ही क्या बोला जाता है, आंतरिक प्रतिरोध। तो मैं तीनों की डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं कि आप मार्केट से जो सेल या बैटरी लेकर आते हो, तो उस पे जितना अमाउंट लिखा होता है वो तो होता है विद्युत वाहकपन। अब आपने सेल को अगर किसी परिपथ से कनेक्ट कर दिया, जैसे किसी बल्ब से कनेक्ट कर दिया, तो उस टाइम जो उसका वोल्टेज होता है वो कहलाता है टर्मिनल वोल्टता। और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है कि जब सेल से धारा ली जाती है, तो सेल के अंदर आयन मूव करते रहते हैं, तो उन आयनों के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको क्या बोला जाता है, आंतरिक प्रतिरोध। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चार्जिंग ऑफ सेल और डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। यानी एक बार तो आपको सेल का आवेशन करवाना है, और एक बार सेल का क्या करवाना है, निरावेशन। हाँ, तो देखिए एक तो है सेल का निरावेशन और एक है सेल का आवेशन। तो निरावेशन का मतलब क्या होता है कि सेल से आप करंट लोगे, यानी सेल को आप निरावेशित कर रहे हो, उससे करंट ले रहे हो, तो उसमें वोल्टेज कम हो रही है, तो उसको तो बोला जाता है निरावेशन। और अगर सेल को आप चार्ज करते हो तो उसको क्या बोला जाता है, आवेशन। तो देखो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा निरावेशित हो रहा है और कौन सा आवेशित हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मुझे बताओ कि ये प्लस सिरा ये माइनस सिरा, तो देखो करंट किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। इसका मतलब आप सेल से करंट ले रहे हो, और जब सेल से करंट ले रहे हो इसका मतलब उसको आप क्या कर रहे हो, निरावेशित। और इस चित्र में देखिए आप क्या कर रहे हो, तो देखो करंट किस तरफ आ रहा है, सेल की तरफ करंट आ रहा है। इसका मतलब ये सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो सेल में अगर करंट प्रवेश करे तो उसको आप बोलोगे सेल का आवेशन। और अगर आप सेल से करंट ले रहे हो, इसका मतलब आप उसको निरावेशित तो कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, सेल का निरावेशन। तो अब देखिए मैं ना थोड़ा सा इस टॉपिक को समझाने से पहले आपको थोड़ा सा किरचॉफ्स लॉ बताता हूं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो उसमें हम और डिटेलिंग करेंगे। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि किरचॉफ्स ने एक वोल्टता नियम दिया था, और उसने ये कहा था कि अगर कोई एक कंप्लीट सर्किट है तो उसमें जो वोल्टताओं का बीजगणितीय योग है ना वो शून्य होता है। क्या कहा उसने कि अगर एक कोई कंप्लीट सर्किट है तो उसमें वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कंप्लीट सर्किट का मतलब क्या होता है कि आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हो घूम फिर के अगर आप वहीं वापस पहुंच गए ना, तो ये कहलाता है कंप्लीट सर्किट। तो देखो अगर मैं इस बिंदु से चलना प्रारंभ करता हूं, किसी भी डायरेक्शन से चलो, देखो मैं वापस नहीं पहुंच रहा हूं ना, इसका मतलब ये कंप्लीट सर्किट है। तो इसमें आपको क्या करना है, वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य करना है। तो जो सेल का ईएमएफ होता है वही तो वोल्टेज भी होता है। ईएमएफ क्या होता है, मैंने क्या कहा था, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है। और एक जो वोल्टेज का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, आई आर पढ़ा है, तो दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं। तो
तो अब देखिए आप करंट की डायरेक्शन में स्टार्टिंग करो चलना, तो देखो मैं यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा हूँ, तो देखो आप करंट की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहे हो, तो करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो तो वोल्टेज को आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। तो देखो यहाँ मान लो कि आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आई करंट इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा, तो बताओ इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा। वोल्टा का फॉर्मूला क्या कहता है, वोल्टेज का फॉर्मूला कहता है V बराबर क्या होना चाहिए, आई आर। तो बताओ यहाँ करंट कितना आ रहा है, आई आ रहा है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, V। अब देखो वोल्टेज प्लस मतलब करंट की डायरेक्शन में जाते हो तो प्लस आता है, आगे बढ़ो, करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हो, कितना करंट जा रहा है, आई जा रहा है। आई क्यों जा रहा है, क्योंकि एक सिंगल वायर, और मैंने क्या कहा था कि सिंगल वायर में करंट का मान समान होता है। आगे बढ़ो, तो बताओ इसके अंदर कितना करंट आया, आई, इसका रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, तो इसकी वोल्टता कितनी हो गई, वोल्टता का फॉर्मूला होता है आई इंटू आर। तो क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस क्यों आया, क्योंकि आप करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में हमेशा वोल्टेज को क्या रखोगे, प्लस, तो प्लस आई इंटू आर। आगे बढ़ो, फिर आप देखो कि सेल का कौन सा सिरा पहले आ रहा है, जो सिरा पहले आ रहा है उसी को लिखोगे। अगर प्लस आता तो प्लस ई लिखोगे, और अगर माइनस आ रहा है तो माइनस ई लिखोगे। तो बताओ यहाँ सेल का कौन सा सिरा पहले आ रहा है, माइनस ई, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस ई, और इनका योग कितना हो जाएगा, शून्य। तो किरचॉफ्स का जो वोल्टता नियम है वो ये कहता है कि किसी भी बंद लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसकी हम और डिटेलिंग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बता दिया। दूसरी बात आप ये ध्यान रखोगे कि करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो वोल्टता को हमेशा पॉजिटिव लोगे, और आप करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो और उसी डायरेक्शन में सेल का जो सिरा पहले आता है उसको आप पहले लिखोगे। अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लिखते, और अगर पॉजिटिव आता तो आप क्या लिखते, पॉजिटिव। यहां से मुझे बताओ क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, V प्लस आई आर इज इक्वल टू ई, यस और नो। यहां से अगर मैं V निकालना चाहूं तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, E माइनस आई आर। तो देखो यहाँ पे जो V है वो तो क्या है, टर्मिनल वोल्टता, E है वो क्या है, सेल का ईएमएफ, I क्या है, धारा, और स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ से आप देखो अलग अलग फॉर्मूले निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको पूछे कि बताइए I का मान बताइए कितना होगा, तो देखो V को आप क्या लिख सकते हो, आई आर लिख सकते हो, यस और नो, यस। E माइनस आई आर, मैं आई आर का पक्षांतरण कर देता हूँ, आई कॉमन आ जाएगा, तो R प्लस आर इज इक्वल टू ई। यहाँ से अगर मैं आई निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, E अपॉन आर प्लस आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे काफी न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर और फॉर्मूले निकालना चाहूँ, जैसे यहाँ पे वोल्टेज का मान तो आ ही गया, और अगर आपको स्मॉल आर की वैल्यू पूछ ले तो यहाँ से देखो स्मॉल आर क्या आ जाएगा, आप V का पक्षांतरण कर दो, आई आर का पक्षांतरण कर दो, तो आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी, यस और नो। यहाँ से अगर स्मॉल आर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ई माइनस वी अपॉन आई। तो ये भी स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को और आप मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे कि आर बराबर ई माइनस वी, और आई क्या होता है, आई होता है वी अपॉन आर। तो यहाँ पे मैं v अपॉन आर लिखूंगा तो r कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो r का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये सारे फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। तो पहला फॉर्मूला तो हमने v इज इक्वल टू क्या पढ़ा, e माइनस आई आर, और अगर मैं i निकालना चाहूँ तो e अपॉन आर प्लस आर। यहाँ r क्या है, लोड का प्रतिरोध, और स्मॉल r क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और अगर स्मॉल r का फॉर्मूला निकालना हो तो e माइनस वी अपॉन आई, या e माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। तो यह है सेल का निरावेशन। जब सेल को निरावेशित किया जाता है तो जो फॉर्मूला आता है टर्मिनल वोल्टता का वो आता है E माइनस आई आर। अब हम क्या करेंगे कि सेल को चार्ज करेंगे, तो देखिए क्या फॉर्मूला आएगा। देखिए अब आप सेल को क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, यानी सेल को करंट दे रहे हो। निरावेशित का मतलब तो होता है सेल से करंट लेना, और आवेशित का मतलब होता है सेल को करंट देना। तो देखो आप सेल को करंट दोगे तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। अब मैंने क्या कहा था कि आप करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ो, तो देखो करंट की डायरेक्शन में चलो, सेल का कौन सा सिरा पहले आ रहा है, प्लस सिरा पहले आ रहा है या माइनस सिरा। सबसे पहले तो आप ये देखो कि बंद लूप है या नहीं, किसी भी पॉइंट से चलना स्टार्ट करो, देखो घूम फिर के आप इसी पॉइंट पे आ रहे हो, इसका मतलब ये बंद लूप है, और बंद लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो देखो करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ो, सेल का कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है, प्लस टर्मिनल, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, और प्लस ई। करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ो, देखो करंट की डायरेक्शन में आर मिल गया, तो वोल्टता पूछी जाए तो वोल्टता क्या होती है, आई इंटू आर। तो प्लस आएगा या माइनस, प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो। फिर आगे बढ़ो, यहाँ देखो सेल का कौन सा सिरा पहले आ रहा है, ये बैटरी है, सॉरी बैटरी का कौन सा सिरा पहले आ रहा है, माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो मैंने कहा था अगर माइनस आए तो माइनस लिखोगे, और प्लस आए तो क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। तो बताओ यहाँ से V का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E प्लस
आई आर। तो यहाँ देखो कौन बड़ा है, V बड़ा है या E बड़ा? देखो E बड़ा होगा या V बड़ा होगा? V बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि E में आप कुछ वैल्यू जोड़ रहे हो और फिर आपको V मिल रहा है। तो यहाँ जब भी सेल आवेशित होता है तो V हमेशा क्या होता है, E से बड़ा होता है। और यहाँ जो फॉर्मूला V का आया था वो क्या आया था, वो आया था E माइनस आई आर। तो बताओ यहाँ कौन बड़ा है, यहाँ E बड़ा है। तो जब सेल निरावेशित होता है उस टाइम सेल का ईएमएफ हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होगा, और जब सेल आवेशित होता है उस टाइम क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज हमेशा क्या होगी, ईएमएफ से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये तो था सेल का निरावेशन और सेल का आवेशन। और जो ये किरचॉफ का वोल्टेज नियम है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसकी डिटेलिंग करेंगे। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हिंदी में बोला जाता है सेलों का संयोजन, यानी सेलों को आपको जोड़ना है। किस फॉर्म में जोड़ोगे? तो आपको मैंने बताया था संयोजन, जैसे प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था तो मैंने क्या कहा था कि ये दो टाइप का होता है, एक तो सीरीज होता है और एक क्या होता है, पैरेलल होता है। तो अब देखो हम पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो देखो श्रेणी क्रम संयोजन की डेफिनेशन ऐसे दी जाती है कि किसी भी सेल का पहला टर्मिनल, किसी भी सेल का एक टर्मिनल या पहले सेल का एक टर्मिनल दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से जुड़े। क्या बोला कि पहले सेल का एक टर्मिनल, पहले सेल का एक टर्मिनल दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से जुड़े, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम। तो पहले देखिए क्या ये सही बात बोल रहे हैं, क्या बोला कि पहले सेल का एक टर्मिनल, तो देखो ये कौन सा टर्मिनल है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये माइनस टर्मिनल है। क्या बोला आगे कि दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले, तो देखो माइनस के विपरीत क्या होगा, प्लस ही तो होगा। ये दूसरा सेल है तो इसके ये प्लस से जुड़ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन। या इसको देख लो कि पहले सेल का एक टर्मिनल दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से जुड़े, तो देखो ये कौन सा सिरा है, प्लस सिरा, और विपरीत ध्रुवता वाले किससे जुड़ रहा है, माइनस से। तो ऐसा जो संयोजन होता है वो क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। रिपीट कर देता हूं कि पहले सेल का एक टर्मिनल दूसरे सेल के हमेशा किससे जुड़े, विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से। तो देखो पहले सेल का एक टर्मिनल ले लो, कोई सा ले लो, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो। तो मैंने अगर माइनस उठाया तो ये दूसरे सेल के किससे जुड़ना चाहिए, प्लस से जुड़ना चाहिए। विपरीत ध्रुवता तो तभी होगी, समान ध्रुवता का मतलब क्या होता है, समान ध्रुवता का मतलब होता है कि प्लस प्लस से कनेक्ट हो, तो ये समान ध्रुवता है। और विपरीत क्या हो जाएगा कि प्लस किससे कनेक्ट हो, माइनस से। तो देखो माइनस प्लस से कनेक्ट हो रहा है। अगर आप कहोगे कि नहीं सर मैं तो ये सिरा नहीं लूंगा, मैं ये सिरा लूंगा, तो ये ले लो भाई। देखो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, तो विपरीत ध्रुवता वाले दूसरे सेल से जोड़ना चाहिए। तो देखो ये किससे कनेक्ट हो रहा है, ये माइनस से ही तो कनेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। और अगर आपको प्रतिरोधों का संयोजन याद आ रहा हो तो मैंने वहां पे आपको क्या पढ़ाया था कि श्रेणी क्रम संयोजन में हमेशा धारा का मान तो क्या होता है, सेम होता है, और वोल्टता का मान क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या ऐसा मैंने नहीं पढ़ाया, यस और नो? हाँ वहां पे आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि धारा सेम रहती है और वोल्टता क्या होती है, अलग अलग। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग वोल्टताएं दर्शा दी है। क्या दर्शा दी है, V1 और V2। तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2। यस और नो? वहां पे मैंने ये भी समझाया था कि V1 प्लस V2 ही क्यों हुआ। अब देखो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, V बराबर E माइनस आई आर पढ़ा है। अभी आपने पढ़ा है जब सेल का क्या होता है, निरावेशन। तो बताओ यहाँ सेल का आवेशन हो रहा है या निरावेशन हो रहा है, निरावेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेल से करंट बाहर की तरफ जा रहा है। मैंने क्या कहा था कि जब सेल से करंट बाहर की तरफ जाए तो वो निरावेशन होता है, और सेल में करंट आए तो वो क्या होता है, आवेशन। तो देखो करंट बाहर की तरफ ही निकल रहा है तो क्या हो रहा है, निरावेशन। तो निरावेशन के लिए टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था, V बराबर E माइनस आई आर। अब देखो अगर मैं यहाँ पे V1 यानी प्रथम सेल की बात करूं तो प्रथम सेल के लिए बताओ V की जगह क्या आएगा, टर्मिनल वोल्टेज कितनी है, V1। तो V की जगह क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू E। यहाँ पे देखो पहले सेल का EMF कितना है, E1। तो E1 माइनस क्या I1 आएगा, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता कि श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या रहता है, सेम रहता है। देखो कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। तो क्या आ जाएगा I। R बताओ कितना आएगा, पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R1। तो क्या आ गया, R1। इसको आप दे दो, जैसे इक्वेशन 1 दे दो तो इसको इक्वेशन आप क्या दे दोगे, सेकंड। अगर मैं द्वितीयक सेल के लिए बात करूं तो बताओ द्वितीयक सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज कितनी दी हुई है, V2 इज इक्वल टू विद्युत वाहक बल कितना है, E2 माइनस करंट कितना रहेगा, I रहेगा, और क्या आ जाएगा, R2। तो
तो ये क्या आ गई इक्वेशन 3। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड से देखो V इक्विवेलेंट का मान क्या आ जाएगा, V1 का मान कितना है E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, यस और नो। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ E1 प्लस E2, अगर माइनस I कॉमन हो तो R1 प्लस R2, यस और नो। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, क्योंकि बस क्रम ही तो बदला है कि देखो E1 और यहाँ प्लस E2, तो E1 प्लस E2, यहाँ पे मैंने माइनस I कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो कौन बचा R1 और यहाँ कौन बचा प्लस R2। तो V इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया। अब आपने प्रतिरोधों के संयोजन में एक तुल्य प्रतिरोध वाला भी चिन्ह बनाया था, एक साइन मतलब चित्र बनाया था, तो इन दोनों सेलों को हटा के आप एक ही सेल लगा दो और उसका मान कितना हो जाएगा E इक्विवेलेंट, और इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगा दो जिसका मान कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट हो जाएगा। और यहाँ लोड प्रतिरोध, तो यहाँ से देखो करंट जा रहा है, कितना जा रहा है I जा रहा है, तो बताओ V इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस I, और R की जगह कितना है R इक्विवेलेंट। तो क्या V इक्विवेलेंट की वैल्यू यह लिखी जा सकती है। आपने किया क्या, इन दोनों सेलों को हटाकर एक सेल लगा दिया जिसका विद्युत वाहक इन दोनों के बराबर हो, और इन दोनों आंतरिक प्रतिरोधों को हटाकर एक आंतरिक प्रतिरोध लगा दिया जिसका मान इन दोनों के बराबर हो। तो यहाँ से V इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। तो इसको आप दे दो समीकरण 4 और इसको आप समीकरण कितनी दे दो 5। तो क्या आप समीकरण 4 और समीकरण 5 को कंपेयर कर सकते हो, कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी V इक्विवेलेंट, यहाँ पे भी V इक्विवेलेंट, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है E इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है E1 प्लस E2। तो समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, मैं ऊपर लिख रहा हूं, समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, तो आप तुलना करोगे तो देखो E इक्विवेलेंट के बराबर क्या आ जाएगा E1 प्लस E2। E इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया E1 प्लस E2। कंपेयर करो, देखो माइनस का साइन I, तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ R इक्विवेलेंट, और यहाँ क्या है R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। तो ये है श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत वाहक बल E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं कितने ही सेल दे दूं और उनका अगर आपको मान दे दूं, तो आप उनको आराम से बता सकते हो कि मान लो 2 सेल जुड़े हुए हैं, 4 सेल जुड़े हुए हैं, और अगर आपको बोला जाए कि श्रेणी क्रम संयोजन में है तो बताइए इनका तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो आप क्या करना है, आपको उन सब का योग करना है जितने भी सेल उसके अंदर दिए हुए हैं। और दूसरा, अगर आपको ये पूछे कि बताइए प्रतिरोध, तो जितने प्रतिरोध जुड़े हैं उनका भी आपको क्या करना है, सीधा योग करना है। हाँ देखिए, आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है, V बराबर इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। तो V देखो यहाँ पे V कितना हो जाएगा I इंटू R ही हो जाएगा। पूर्णता हमेशा क्या होती है, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। तो IR इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। बताओ यहाँ से मैं इसका पक्षांतर कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा IR प्लस IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट। तो यहाँ से मुझे बताओ I कॉमन आएगा तो क्या आएगा R प्लस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट। तो यहाँ से अगर आपको I निकालना हो तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। तो यहाँ अगर धारा का मान भी पूछे तो आप क्या बता दोगे E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट। यहाँ E इक्विवेलेंट क्या है कि आपने इन दोनों सेलों को हटाकर जो एक सेल रखा है उसका मान इन दोनों के योग के बराबर होता है। उसी प्रकार R इक्विवेलेंट क्या है कि इन दोनों का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका योग किसके बराबर हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो देखो कभी कभार एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आपके पास n सेल है, कितने सेल है, n सेल है, उनके विद्युत वाहक बल E1 E2 डैश डैश En, इन सब का मान लो कि एप्सिलॉन है या E है। यानी क्या बोला है आपको कि आपके पास n सेल है और उन सभी का विद्युत वाहक बल क्या है, समान है। उसी प्रकार उन सभी का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या है, समान है। तो वो भी कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो पूछा जाए कि बताइए करंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा या करंट कितना हो जाएगा, तो देखो करंट कितना हो जाएगा E इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट की जगह कितने हैं आ जाएंगे, E A का E है तो N का कितना हो जाएगा NE अपॉन कैपिटल R तो वही रहेगा प्लस R इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा NR। क्यों, क्योंकि A का R है तो N का कितना हो जाएगा NR। तो फॉर्मूला I का क्या हो जाएगा NE अपॉन R प्लस NR।
तो फॉर्मूला हो गया NE/R प्लस NR। ये कब होगा? जब आपको N सेल दिए हुए हो जिनका विद्युत वाहक बल क्या हो? समान हो, और आंतरिक प्रतिरोध भी क्या समान हो? क्या हो? समान हो। तो ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखो कभी कभार एक अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे जो सेलू का कनेक्शन था क्या था? वो कुछ इस प्रकार था, E1 R1 E2 R2, यही था। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, यही कनेक्शन था। तो बताओ या तुल्य विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या आया था? E इक्विवेलेंट का E1 प्लस E2 आया था ना। कब आया था? जब इसका माइनस टर्मिनल इसके प्लस से जुड़े, या इसका प्लस किससे जुड़ रहा है? माइनस से। यानी पहले सेल का एक टर्मिनल दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से जुड़े तो तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होता है? E1 प्लस E2। बट अगर देखो सेल इस प्रकार कनेक्ट हो, काफी इंपॉर्टेंट है, R1 R2, इसका मान E1, इसका मान E2, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखो क्या यहाँ पे वो डेफिनेशन प्रूव हो रही है, या वो देखो वहां पे डेफिनेशन क्या थी कि पहले सेल का एक टर्मिनल दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से जुड़ना चाहिए। बट यहाँ देखो पहले सेल का एक टर्मिनल दूसरे सेल के समान ध्रुवता से जुड़ रहा है। मैंने क्या कहा था? प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो वो तो हो गई समान ध्रुवता, और प्लस माइनस माइनस प्लस वो क्या हो गई? विपरीत ध्रुवता। तो देखो इसका माइनस माइनस से ही तो जुड़ रहा है, तो ये ध्रुवता कैसी हो गई? समान हो गई या असमान हो गई? ये समान ध्रुवता हो गई। तो यहाँ जो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा ना, ध्यान रखना, वो होगा E1 माइनस E2। अगर विपरीत ध्रुवता है तो आप हमेशा किसका साइन लगाओगे? प्लस का। और अगर समान ध्रुवता है तो वहां पे आप कैसा साइन लगाओगे? माइनस का साइन लगाओगे। इस पे एक न्यूमेरिकल है, तो देखिए देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपको, ये एक डायग्राम दिया हुआ है और पूछा है परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करो। तो देखो पहले तो ये देखो कॉम्बिनेशन, मैंने अभी तक आपको केवल सीरीज ही पढ़ाया है, तो देखो ये सीरीज में ही कनेक्ट है। क्या बोला था वहां? डेफिनेशन ये थी कि पहले सेल का एक टर्मिनल दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले से भी जुड़ सकता है और समान ध्रुवता वाले से ही जुड़ सकता है। अगर विपरीत से जुड़ेगा तो E1 प्लस क्या हो जाएगा? E2, और समान से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2। तो मुझे बताओ ये समान से जुड़ा हुआ है या विपरीत से? देखो इसका ये सिरा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो देखो प्लस प्लस से ही कनेक्ट हो रहा है, तो कौन सी ध्रुवता होगी? देखो यहाँ माइनस से कनेक्ट हो रहा था तो क्या आ रहा था? E1 माइनस E2। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ मुझे E इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ तो कितनी हो जाएगी? दोनों क्या है? सेम है, तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो E1 माइनस E2, बताओ E1 का मान कितना है? 9, E2 का मान कितना है? 6, तो कितना मान आ गया? 3 वोल्ट आ गया। अब देखो आपको पूछा क्या है? करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट। बताओ यही फॉर्मूला होता है। तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना है? E इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया? 3। कैपिटल R का मान कितना है? 4 ओम, और स्मॉल r का मान कितना है? 2 ओम। क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2, तो 3/6, तो कितना हो गया? 1/2, यानी 0.5 एम्पियर। तो ये किसका मान आ गया? करंट का मान आ गया। तो E इक्विवेलेंट में आपने -2 किया क्योंकि दोनों की ध्रुवता क्या है? समान। तो अगर ध्रुवता समान हो तो माइनस आएगा, और विपरीत हो तो क्या आएगा? प्लस आएगा। आपके जो नोट्स है वो आपको PDF में मिल जाएंगे, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।